सो हेलो एवरीवन, हाय हेलो नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये चैप्टर नंबर 7 है आपका, ठीक है। एंड इसके बाद एक चैप्टर और पॉलिटिकल साइंस का रह रहा है, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, टोटली खत्म। फिर हम सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने लेक्चर लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये पाप मत करो, आप पापी मत बनो। कलयुग में इसी को पाप बोला गया है, ठीक है। तो आपको पाप नहीं करना है, ठीक है, पुण्य के साथ आगे बढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी से। सब सिक्योरिटी जो वर्ड है इससे आप क्या समझते हो, सबसे पहले ये हम वो बात करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज से थ्रेट है, अगर किसी चीज से खतरा है, अगर वो खतरा आपके ऊपर से टल जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी बोलेंगे, ठीक है। एक ब्रॉडर नोशन होता है, ठीक है। मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। कोई भी थ्रेट है उससे आप अगर फ्री हो जाते हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके की सिक्योरिटी होती है, हमारे चैप्टर में दो तरीके की सिक्योरिटी बताई गई है, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ सिक्योरिटी, देर आर टू काइंड ऑफ सिक्योरिटी। पहला एक ट्रेडिशनल एंड दूसरा एक नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, पहली बार का नहीं, ठीक है, हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है। देखो, जब भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात होगी, जब भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात होगी, यहाँ पे हमेशा बात होगी स्टेट की, ठीक है, स्टेट की सिक्योरिटी की, ठीक है। यहाँ पे हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ पे क्या होता है? वॉयलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे वॉयलेंस होगा, यहाँ पे आर्म्स लोग उठाएंगे, यहाँ पे रिवॉल्ट होंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समझाई। एंड जब भी नॉन ट्रेडिशनल की बात होगी, यहाँ पे हमेशा बात होगी ह्यूमन सिक्योरिटी की। किसकी? ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। एक ट्रेडिशनल या जहां पे देश की सुरक्षा की बात हो रही है, एंड दूसरा जहां पे लोगों की सुरक्षा की बात हो रही है, जहां पे ह्यूमैनिटी की सुरक्षा की बात हो रही है, ठीक है। डेफिनेशन देख लो आप। इट इज अ नोशन दैट ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अ कंट्री फ्रॉम फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट, ठीक है। यानी ट्रेडिशनल नोशन में जब भी थ्रेट की हम बात करते हैं तो उस कंट्री को होता है, ठीक है, कंट्री को होता है थ्रेट फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट, ठीक है, मिलिट्री के फॉर्म में थ्रेट होता है, ठीक है। अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, तो ये मिलिट्री थ्रेट के बियॉन्ड जाता है, ठीक है। दैट इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ थ्रेट डेंजर्स अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे सीधे ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे ही खतरा आ जाता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, यहाँ पे सारे लोग खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे किसी देश को खतरा नहीं है, पूरे ह्यूमैनिटी को खतरा है। जैसे टेररिज्म, टेररिज्म से किसी देश को खतरा नहीं है, पूरे ह्यूमैनिटी को खतरा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जैसे इंडिया को, यानी हमारा जो देश है, हमारी जो स्टेट है, इसको किससे खतरा है? इसको पाकिस्तान से खतरा है इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री थ्रेट। इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जब भी बात होगी तो स्टेट सिक्योरिटी की बात होगी, वहां पे मिलिट्री की बात होगी, ठीक है, मिलिट्री की बात होगी, ठीक है, मिलिट्री की बात होगी, और वहां पे हमेशा वॉयलेंस होगा। जहां पे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात होगी, वहां पे हम बात करते हैं पीपल की, लोगों की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब इसके हम कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। हम देखो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को ध्यान से सुनना, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या थी? जब किसी देश को खतरा होता है। अब देश को खतरा दो तरीके से होता है, पहला इंटरनल थ्रेट एंड दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है। क्या क्या? पहला इंटरनल थ्रेट, किसी देश को उसके अंदर से ही खतरा है। जैसे किसी देश में कम्युनल रिवॉल्ट्स हो गए, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिविल वॉर हो गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया, ठीक है। ये देश को इंटरनली खतरा है इन सारी चीजों से, ठीक है, पूरे देश को खतरा है ना, इसीलिए हम इसको इंटरनल सिक्योरिटी कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का इंटरनल सिक्योरिटी है ये, ठीक है। एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट में, जैसे एक्सटर्नल का कंपोनेंट क्या होता है? मिलिट्री होता है। किसी देश को बाहर से खतरा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एलियन से खतरा है, मिलिट्री थ्रेट, ठीक है। उसके बाद अगर मिलिट्री थ्रेट है तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है वो हम पढ़ेंगे। टू सरेंडर, टू प्रिवेंट, टू डेटर, फिर तीसरा बैलेंस ऑफ पावर, एंड चौथा अलायंस बिल्डिंग, ठीक है। ये इंटरनल में आपको यही याद रखना है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है ये याद रखना। एंड एक्सटर्नल में हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। किसमें देखते हैं? डिटेल, ठीक है, डिटेल में इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, किसी भी देश को अंदर से खतरा होता है और बाहर से खतरा होता है। अंदर से हमने अभी तक देखा कि अंदर से खतरा जैसे सिविल वॉर हो गया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कम्युनल रिवॉल्ट्स हो गए, ठीक है, इंटरनली कंट्री टूट गई, ठीक है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गए। अब किसी देश को बाहर से खतरा है मिलिट्री फॉर्म के थ्रेट में, ठीक है, जैसे इंडिया को पाकिस्तान से खतरा है, ठीक है। इसमें मिलिट्री थ्रेट होता है, डायरेक्ट किसी कंट्री को मिलिट्री थ्रेट दिया जाता है, जिसमें उस कंट्री के कोर वैल्यूज को
यूनिटी को, इंडिपेंडेंस को खतरा बनाया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन को टारगेट किया जाता है, ठीक है। जैसे आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान हमारे आर्मी के जो इंस्टॉलेशन हैं उन पे अटैक नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, जो हमारे सिविलियंस एरिया हैं, ठीक है, जो हमारे सिविलियंस एरिया हैं उन पे वो अटैक कर रहा था ताकि मैक्सिमम वो कैजुअलिटी कर पाए ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन्स का, ठीक है। तो मिलिट्री थ्रेट किसी भी कंट्री को होता है, ठीक है, जिसमें उस कंट्री के कोर वैल्यूज को, यूनिटी को और इंडिपेंडेंस को डेंजर में डाला जाता है। मेन एंड विमेन जो ऑर्डिनरी लोग हैं यानी जो सिविलियंस हैं उनको ज्यादा खतरा होता है, ठीक है, टारगेट बनाया जाता है उनको, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो, अगर किसी भी कंट्री के ऊपर मिलिट्री थ्रेट आ गया तो उस कंट्री के गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला टू सरेंडर, ठीक है, टू सरेंडर, दूसरा टू प्रिवेंट एंड तीसरा टू डिफेंड इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट जो होगी कभी सरेंडर का ऑप्शन नहीं चूज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, देखो आप, उसमें क्या होता है, यूक्रेन बहुत छोटा है, यूक्रेन के सभी लोगों को पता है कि रशिया जब चाहे उसके ऊपर अटैक करेगा एंड उसको खत्म कर देगा। बट क्या यूक्रेन ने सरेंडर चुना? नहीं चुना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन तो होते हैं बट वो कभी गवर्नमेंट सरेंडर नहीं चुनती है। बेशक वो अगर वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी तो वो सरेंडर चुनेगी, अदरवाइज कोई भी अगर अच्छी खासी गवर्नमेंट है जिसके अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कभी भी सरेंडर करना नहीं चुनेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है प्रिवेंट वॉर, ठीक है। प्रिवेंट वॉर का मतलब होता है हम वॉर को टालते जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जब किसी कंट्री के ऊपर थ्रेट आया तो हमने बोला कि हम इतने दिन तक वॉर खींच देंगे। फॉर एग्जाम्पल जब रशिया यूक्रेन वॉर चला तो किसी को आइडिया नहीं था कि वॉर 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, लग रहा था 2-3 महीने में या 10 दिन में, 20 दिन में खत्म हो जाएगा, रशिया खत्म कर देगा, ठीक है। बट यूक्रेन ने क्या किया, प्रिवेंट किया, ठीक है, बाई अटैकिंग एंड बाई रेजिंग द कॉस्ट ऑफ वॉर, ठीक है। वॉर का जो कॉस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक जो मिसाइल्स होती हैं वो 10-10 करोड़ की होती है, 5-5 करोड़ की होती है। तो वॉर का जो कॉस्ट है उसको इतना अनएक्सपेक्टेड लेवल पे ले गया, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल लेवल पे ले गया वो, कि अब रशिया की भी हालत खराब हो रही है कि 4 साल से हम लड़ रहे हैं एंड कोई भी अभी तक आउटकम नहीं निकला, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिंग वॉर को हम क्या बोलते हैं, डेटरेंस बोलते हैं, ठीक है। नाम याद रखना, प्रिवेंटिंग वॉर को हम क्या बोलते हैं, डेटरेंस बोलते हैं, ठीक है। जब हम कॉस्ट ऑफ वॉर को जब बढ़ाने लगे उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटरेंस बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर हम लिमिट करने लगे यार, वॉर को एंड करने लगे, ठीक है, वॉर को एंड की तरफ ले जाने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। और लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस, ठीक है। डेटरेंस में क्या होता है, जब हम प्रिवेंट करते हैं वॉर, और डिफेंस का मतलब क्या होता है, जब हम वॉर को एंड की तरफ ले जा रहे हैं एंड खुद को डिफेंड कर रहे हो, ठीक है। समझ आई बात। अब देखो, इसी में ट्रेडिशनल नोशन का होता है, जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी होती है जिसके हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, उसमें एक और कंपोनेंट आता है, वो जो होता है वो बैलेंस ऑफ पावर होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसके आजू बाजू देखो कितने छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, ये सारे कितने छोटे छोटे देश हैं, नेपाल है। अब क्या होता है, जब ये सारी कंट्रीज अपने आजू बाजू देखेंगी तो उसको एक बहुत बड़ा जाइंट दिखाई देता है, इंडिया दिखाई देता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, ठीक है, अगर वो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो होशियार होगी तो वो क्या करेगी, पावर को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। ऐसा कभी इंडिया की गवर्नमेंट को ऐसा नहीं फील होने देगी कि हम उनके अगेंस्ट हैं, ठीक है। अगर अब इंडिया उनके अगेंस्ट जाएगा तो इंडिया हो सकता है कि उन पर अटैक कर दे एंड फिर क्या होगा, वो इंडिया उनको खत्म कर देगा, ठीक है। इसीलिए क्या वो करती हैं, वो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पावर को चूज करती हैं, ठीक है, बैलेंस करती रहती हैं पावर को, ठीक है, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखती हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। एंड चौथा आता है अलायंस बिल्डिंग, ठीक है। अलायंस बिल्डिंग का मतलब एग्जांपल जैसे सार्क है, बोल रहा हूँ, नाटो है, ठीक है, नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जिसमें 32 कंट्रीज मिलके एक ग्रुप बनाई है, एक कोलिशन बनाया, अलायंस बनाया इन्होंने, जिसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी कंट्री पे हमला होगा तो हम 32 देश उस कंट्री की तरफ से लड़ेंगे जिस कंट्री ने उस पर हमला किया होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री अलायंस बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्डिंग हम लैंग्वेज में बोलते हैं, जियोपॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में, बट अलायंस बिल्डिंग इसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। एंड जो मोस्टली जो अलायंसेज होते हैं वो फॉर्मलाइज इन रिटन ट्रीटीज, ठीक है, ये सारी रिटन ट्रीटीज होती हैं, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि ठीक है हम आपको बचाने आएंगे एंड फिर नहीं आए, ठीक है। जैसे रशिया ने बोला था उसको वेनेजुएला को, ठीक है, बट क्या आया, रशिया नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ट्रीटीज होती हैं वो फॉर्मलाइज्ड रिटन फॉर्म में वो की जाती है ट्रीटी, ताकि सबके पास प्रूफ रहे कि हाँ हमारे पास एक अलायंस बिल्डिंग की ट्रीटी है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ
ट्रेडिशनल नोशन है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि भाई बस 4 याद कर लो कि सिविल वॉर हो जाएगा, इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल जाएंगे कंट्री में, ठीक है, तो बस यही, ठीक है। अब देखो यही मैंने बताया कि कंट्री जब कभी भी सरेंडर का पॉलिसी चूज नहीं करेंगी, वो या तो डेटरेंस की तरफ जाएंगी, ठीक है, वो या तो डेटरेंस की तरफ जाएंगी या फिर डिफेंस की तरफ जाएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं जब मिलिट्री थ्रेट आ जाए गवर्नमेंट के सामने, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सब पढ़ोगे तो आज के टाइम पे आप इसको रिलेट नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जो रिलेट करें आज के टाइम में। आज के टाइम पे यही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये रशिया यूक्रेन का देख लो, या फिर गाजा का और इसराइल का देख लो, इंडिया पाकिस्तान का देख लो, तो आप कहीं भी इसको रिलेट कर सकते हो। अब अगर आप 12th अच्छे से पढ़ रहे हो, 11th अच्छे से पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, एंड जब आप न्यूज़ देखोगे तो उसमें समझ में भी आएंगी ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल नोशन की हमने जब बात की, तो ट्रेडिशनल नोशन की हमने बात की तो हमने वहां पे देखा था कि कंट्री की, स्टेट की बात होती है, कंट्री की बात होती है, ठीक है, कंट्री की बात होती है। देखो तो ट्रेडिशनल नोशन में, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करती हैं, ठीक है, कोऑपरेशन भी उनके बीच में होता है, ठीक है। जैसे इंडिया और जो पाकिस्तान है वो भले ही लाख दुश्मन हो, ठीक है, भले ही लाख दुश्मन हो, बट आज भी, ठीक है, आज भी अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि इन्होंने अपना जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जहाँ पे न्यूक्लियर हमने रखा है, न्यूक्लियर अपना बॉम्ब रखा है या फिर जो भी है हमारा हमने रखा है, हम एक दूसरे के साथ उसकी लिस्ट एक्सचेंज करते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारा, उनका वहाँ पे है, ठीक है। हमको पता है कि अगर हमने वॉर करते हैं, वॉर में हम जाते हैं तो इस जगह पे अटैक नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, अगर वो उस पर चोट लगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कॉपरेशन भी करते हैं, कॉपरेट भी करते हैं एक दूसरे के साथ। कॉपरेट करने के मेनली आपकी बुक में 3 वो दिए हुए हैं, 3 तरीके दिए हुए हैं। पहला होता है डिसआर्मामेंट, दूसरा होता है आर्म्स कंट्रोल, एंड तीसरा होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है? डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि हमें कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वेपन को डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, मतलब उसको खत्म करना पड़ेगा। जैसे 1992 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को हम खत्म करते हैं कि अब हम कोई भी बायोलॉजिकल वेपन नहीं यूज करेंगे। फिर 1992 में ऐसी एक ट्रीटी और होती है जिसमें हम केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करते हैं, यानी BWC और CWC, ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है। इसमें यह बोला जाता है कि कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन या फिर केमिकल वेपन नहीं रखेगा अपने पास, ठीक है। ये हमेशा खतरा रहता है, हमेशा खतरा रहेगा ह्यूमैनिटीज के ऊपर एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है आर्म्स कंट्रोल का, ठीक है। याद करो, आप आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि जहाँ पे रशिया यूएसएसआर और जो यूएसए था वो कोल्ड वॉर में थे 1945 से लेके 1991 तक, एंड उनके बीच में क्या चल रहा था? आर्म्स रेस चल रही थी, ठीक है। आर्म्स रेस चल रही थी कि कौन ज्यादा हथियार, कौन कितना घातक हथियार बनाएगा, ठीक है। वहां पे ये रेस चल रही थी, तो उसी आर्म्स रेस को कंट्रोल करने के लिए आर्म्स कंट्रोल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन हुई थी 1972 में बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है, ताकि यूएस और यूएसएसआर कभी एक दूसरे के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल ना यूज कर सकें, ठीक है। और जो यूएस है और यूएसएसआर के बीच में सॉल्ट का भी साइन हो, सॉल्ट जो है, ठीक है, सॉल्ट ट्रीटी होती है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ठीक है। और ये दोनों स्टार्ट के भी पार्ट हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये लोग 1968 में नॉन पॉलिफिकेशन ट्रीटी का भी साइन कर रखे हैं, ठीक है, जिसमें ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन को रेगुलेट करने का वो बनाते हैं कि हम कैसे रेगुलेट करेंगे न्यूक्लियर वेपन को। किसी भी कंडीशन में हम एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन वो नहीं करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का बॉम्बिंग नहीं करेंगे, ठीक है, नॉन पॉलिफिकेशन ट्रीटी में, ठीक है। सारी कंट्रीज का फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ठीक है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी सारी कंट्रीज का, ताकि जिससे फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। अगर हमारे बीच में वॉर होता है तो हमारे माइंड में हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि न चाइना सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, ना हम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हमारा भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ठीक है। वहीं अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया की तो पॉलिसी है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, बट पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी नहीं है, वो तो पहले यूज कर लेगा, ठीक है। अगर वो यूज करेगा तो फिर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका कोई भरोसा नहीं है, और उसका भरोसा क्यों नहीं है? उसने क्यों ऐसा उस ट्रीटी पे साइन नहीं किया? क्यों? क्योंकि उसको हमेशा डर है कि जो कन्वेंशनल वॉर होती है, जो मिलिट्री के बीच में होती है या फिर जो एयरफोर्स के बीच में होती है, जो नेवी के बीच में होती है, कन्वेंशनल वॉर जिसको हम बोलते हैं, उसमें कभी भी वो इंडिया से जीत नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जीतने का, वो है न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर थ्रेट देना इंडिया को हमेशा, ठीक है।
न्यूक्लियर थ्रेट देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि भाई उसके में बिल्कुल दम नहीं है, ठीक है, उसके में बिल्कुल दम नहीं है। अगर वो न्यूक्लियर उसके पास ना होना तो वो 2 दिन भी टिकने के लिए तैयार नहीं होगा इंडिया के सामने, ठीक है, समझ आई बात। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हमने वही जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि जब हम कॉपरेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनाने के लिए जब हम कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हमने जब अपना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हमारे कहाँ पे है, हमने पाकिस्तान के साथ शेयर किए, पाकिस्तान ने हमारे साथ शेयर किया, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि इंडिया, हाँ पाकिस्तान सोचेगा कि हाँ इंडिया यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है, इंडिया सोचेगा कि हाँ पाकिस्तान यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, हम अपना मिलिट्री इंटेंशन बताएंगे, मिलिट्री प्लान्स बताते हैं थोड़े बहुत कि हमने यहाँ पे है, हमने इससे आगे नहीं आएंगे, इससे पीछे नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है, इतना सब चलता है, हमेशा चलता है, ये पीस टाइम में ज़्यादा चलता है, बट वॉर के टाइम में कोई भी अपना मिलिट्री इंटेंशन या फिर मिलिट्री प्लान आपको बताने नहीं चाहेगा। पीस टाइम है तो सब लोग अपना बताते हैं कि हम कोई, ताकि उससे कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हाँ ये अचानक से अटैक नहीं करने आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कॉपरेशन कि हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कॉपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने देखी। अब हम चलते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो इंटरनल था, ठीक है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो इंटरनल था, जहां पे हमने बात की थी कि देश को खतरा एक्सटर्नल थ्रेट से भी है और इंटरनल थ्रेट से भी है देश को खतरा, ठीक है। तो जो 1940s का टाइम था, ठीक है, पेन चेंज करने दो 1 मिनट, ठीक है, तो जो 1940 से 60s का टाइम था, इसी में क्या हो रहा था, इसी में नई नई कॉलोनीज बन के आ रही थी, ठीक है, कॉलोनी सॉरी जो जो कॉलोनीज थी वो क्या हो रही थी, वो इंडिपेंडेंस हो रही थी, एंड जब वो इंडिपेंडेंट हो रही थी तो उनके बीच, उनके अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे, सिविल वॉर स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। अब इंडिया का केस नहीं ना, इंडिया भी जब देखो इंडिपेंडेंस हुआ तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ, पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग बन गया, कितने सारे सिविल वॉर्स हुए, ठीक है, कितने लोग मारे गए, ठीक है। तो इस टाइम पे कॉलोनीज जब आज़ाद हो रही थी, इंडिपेंडेंस हो रही थी 40s के टाइम पे, 60s के टाइम पे, तो उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत कर रही थी, ठीक है। बट क्या होता है 1945 में स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर, ठीक है। तो जो इंटरनल मैटर था कंट्रीज का, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, हमेशा ध्यान दिया जाता है जो बिग पावर जो है, ठीक है, बिग पावर जो है उनके बीच में ध्यान रखा जाता है। कुछ कंट्री यूएस के साथ चली जाती हैं, कुछ कंट्री यूएसएसआर के साथ चली जाती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, पाकिस्तान है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान यूएस के झोली में जाके बैठ जाता है, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान के अंदर कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, चाहे वो सिविल वॉर हो, चाहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, तो जो यूएस है ना वो उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है 1960s के टाइम पे जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो उनके टाइम में जब इंडिपेंडेंट हो रही थी तो उस टाइम पे उनके इंटरनल मैटर में बहुत सारी दिक्कत थी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट थे, सिविल वॉर हो रहे थे। बट जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे सारी कंट्रीज किसी ना किसी सुपर पावर के साथ जाके अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। अब जब वो सुपर पावर के साथ अलाइन होती हैं तो वो सुपर पावर की हेल्प से जो उनका इंटरनल मैटर है वो उसको दबाने लगती हैं, ठीक है, उसको खत्म करने लगती है, उनके सुपर पावर की हेल्प से अपना जो इंटरनल मैटर है उसको खत्म करने लगती हैं, ठीक है। लेकिन जब कोल्ड वॉर एंड हो जाता है, ठीक है, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर बचता है कोल्ड, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, सारी कंट्रीज को रियलाइज होता है, ठीक है, कि इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सुपर पावर की मदद से वो लोग कुचल देते थे कुछ भी होता था तो इंटरनल मैटर में, बट अब जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, आर्म्स रेस खत्म हो चुका है, ठीक है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है, तब लोगों को रियलाइज होगा कि हाँ इंटरनल मैटर भी कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, कोट पढ़ो, अ कंट्री कैन नॉट बी सिक्योर्ड एक्सटर्नली इफ इट इज फाइटिंग इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी कंट्री एक्सटर्नली तब तक सेफ नहीं होगी जब तक कि वो अंदर से फील सेफ ना करे। ये बहुत वो इंपॉर्टेंट है, वो है, ठीक है, कि जब अपने घर टूटते हैं तो पड़ोसी मजे लेते हैं, ठीक है, तो जब अपना घर के अंदर दिक्कत होगी तो पड़ोसी तो मजे लेंगे, पड़ोसी लूटेंगे भी, तो वही यहाँ पे कंडीशन है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी एक्सटर्नल मैटर है, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, जो भी जियो पॉलिटिक्स है, उसको आप हमेशा अपने घर से रिलेट करके देखना। आपके घर में जो भी होगा पड़ोसी आपका मजा लेगा, ठीक है, पड़ोसी हमेशा इस फिराक में रहता है कि आपका जो भी दिक्कत हो उसमें मजे लिया जाए, ठीक है, आपको अलग किया जाए, ठीक है, तो हमेशा वो मजे लेता है। एंड हमेशा भी पड़ोसी का धर्म, हमेशा सर्वधर्म यही होता है कि अब चलो पड़ोसी है तो लड़ाई तो करनी बनती है, ठीक है, एक बार तो लड़ाई होनी है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहली बात देखी ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, वेट, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की हमने बात की, जहां पे हमने बात की कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है जहां पे स्टेट को खतरा होता है, ठीक है, स्टेट को खतरा होगा, ठीक है,
अब स्टेट को खतरा इंटरनली भी होता है, ठीक है, इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है, ठीक है, एक्सटर्नली भी होता है, ठीक है। हमने देखा कि जब मिलिट्री थ्रेट आता है, एक्सटर्नली बात करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास 3 चॉइसेस होते हैं, या तो सरेंडर करना, या फिर डिटेरेंस जिसको हमने प्रिवेंट बोला है, एंड डिफेंस करना, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसके कुछ कंपोनेंट है जैसे बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग, ठीक है, ये सब क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। हमने इंटरनल की बात की कि इंटरनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट कौन से हैं, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, कम्युनल रियॉट्स हो जाएंगे, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, सिविल वॉर होने लगेगा, इंटरनली भी चैलेंज है कि किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो भी तो इस स्टेट के लिए खतरा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ट्रेडिशनल नोशन में, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करती हैं बाय द हेल्प ऑफ डिसआर्मामेंट, जिसमें हमने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की बात की, केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात की। फिर हमने देखा कि आर्म्स कंट्रोल क्या होता है, जिसमें हम नॉन पॉलिफिकेशन ट्रीटी की बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्टार्ट की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। फिर हमने देखा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होता है, ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि हम कॉपरेट कैसे करते हैं। समझ में आई यहाँ तक बात आपको, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल तो एकदम खत्म है। नॉन ट्रेडिशनल में 2 ही चीज़ है, नॉन ट्रेडिशनल की चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इससे पहले अभी तक 2 मिनट बस दे दो, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड्स की तो हम करा ही रहे हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लेक्चर ले आने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, जैसे DU का कॉलेज मिल गया, BHU मिल गया, JNU मिल गया, ठीक है, जामिया मिलिया मिल गया, टॉप कॉलेज, ठीक है, सारी कॉलेज में आपको एडमिशन हम दिला सकते हैं आपको, ठीक है। एक एग्जाम होता है सीयूईटी का, उसको करके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फिल कर दो अगर अभी तक फिल नहीं किया है आपने, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कभी यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए भी हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको उसका जो हमारा प्लान है उससे रूबरू कराया जाए, या फिर आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो सब चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। डोंट वरी, सारी चीज़ आपको एक जगह पे मिले। सिंपली क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जो हमारा इंस्टाग्राम है उसको फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी डाउट है आपको वहाँ पे पूछ सकते हो आके, ठीक है। एंड अगर आपका एक्स अकाउंट हो तो एक्स अकाउंट पे फॉलो कर लो भाई प्लीज़ यार, वहाँ पे अच्छी चीज़ें बनती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। इंस्टा चलाओ या ना चलाओ, एक्स पे जरूर रहना चाहिए आपका अकाउंट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करनी है या फिर कोई भी जो सबसे पहले नोटिफिकेशन और अपडेट चाहिए, सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है। चैप्टर खत्म होते ही हर चैप्टर के वहाँ पे क्विजेज चलती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ पे आके आप कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमने क्या बात की अभी तक, हमने बात की कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की हमने बात की, जहाँ पे हम स्टेट के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे लोगों की प्रोटेक्शन की बात। मतलब अ सिक्योर नेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी स्टेट यानी कोई भी कंट्री अगर सिक्योर है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट नहीं है, कोई भी कंट्री उसको थ्रेटन नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लोग भी सुरक्षित हो नहीं होंगे, उसके लोग भी सुरक्षित होंगे, ठीक है, समझ में आई। स्टेट सुरक्षित मतलब लोग सुरक्षित, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एज अ स्टेट, एज अ कंट्री तो सिक्योर है कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं हो सकता, हमारे एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, ठीक है। बट हमारे अभी भी हमारे जो लोग हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी है? नहीं, उनकी सिक्योरिटी नहीं है। आए दिन फार्मर सुसाइड करते हैं, ठीक है, लोगों की सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात होती है, ठीक है। एक डेटा है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मिलिट्री थ्रेट से जितने लोग नहीं मरते हैं कंट्री में, किसी कंट्री में, उतनी उसी गवर्नमेंट की, उस कंट्री के गवर्नमेंट की वजह से लोग मर जाते हैं। आए दिन सिक्योर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया वो तो लोगों की गलती की वजह से तो होता है, ठीक है, लोगों की गलती की वजह से होता है, बट कहीं कहीं अभी देखो कुछ टाइम पहले ही 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले नोएडा का एक केस आया था, जहाँ पे रोड 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ऐसे देखो, ऐसे 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ऐसे 90 डिग्री पे। कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है रात में, ठीक है, वहाँ पे रोड लाइट है नहीं, कोई गाड़ी आ रही है अचानक से, वहाँ पे यहाँ पे साइड में पानी भरा हुआ तो उसमें गिर गई, ठीक है। तो ये स्टेट की गलती है, देश की गलती है, ये उस आदमी की जान चली गई यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी स्टेट का सिक्योर होना वहाँ के लोगों का सिक्योर होना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी कभी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसीलिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है, हमने बताया कि जब लोगों की सुरक्षा की बात होती है, इसके 2 ही कंपोनेंट हैं, याद कर लेना, एक ह्यूमन सिक्योरिटी एक होता है, एक ग्लोबल सिक्योरिटी होता है, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब होता है जब
लोगों को सुरक्षित किया जाए, वहाँ के लोगों को सुरक्षित किया जाए, ठीक है, समझ में आई बात। और ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटी जो पूरे ग्लोब के लिए, पूरे ह्यूमैनिटीज के लिए खतरा है, सारे देशों के लिए खतरा है। ऐसी एक कंट्री मिलकर ग्लोबल वार्मिंग से नहीं लड़ सकती, टेररिज्म से नहीं लड़ सकती, ठीक है। ये ऐसे इशू हैं जिसको सबको मिलकर रिजॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल सिक्योरिटी बोलते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी इसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोगों की बात करते हैं, ठीक है। बस इतना खत्म, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अपना, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, ठीक है। अभी तक हमने ट्रेडिशनल की बात की, नॉन ट्रेडिशनल की बात की। अब हम देखते हैं कुछ नए सोर्सेज ऑफ थ्रेट जो कि 1990s के बाद निकल के आए, ठीक है। 1990s के बाद ये सारे निकल के आए, जैसे टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म क्या होता है? रिफर टू अ पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस, ठीक है। पॉलिटिकल वायलेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो लोग हैं उनके अनहैप्पीनेस का वो यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो यंग पीपल हैं, जो यंग लोग हैं, वो खुश नहीं है। क्यों? उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अच्छे खासा घर नहीं है, ठीक है। अब पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां के लोग, वो लोग अनहैप्पी हैं हमारी गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उनके अनहैप्पीनेस का फायदा पाकिस्तान उठाता है, ठीक है, एंड उनको कन्वर्ट कर देता है एज अ टेररिस्ट बना देता है उनको, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टेररिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें हाईजैकिंग, बॉम्ब थ्रेट, जैसे हमारा भी कुछ टाइम पहले दिसंबर में इंडिया गेट पे बॉम्बिंग हो गई थी, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, ठीक है। बॉम्बिंग बोल दिया मैंने, सॉरी। तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, ठीक है। उसका दूसरा जो आता है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, वो है ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है, जिसमें पॉवर्टी की हम बात करते हैं, ठीक है। तीसरा हेल्थ एपिडेमिक, जैसे HIV एड्स आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, जैसे इसमें आप कोविड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोविड-19 ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। जिसमें रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आ गया, जब आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन बहुत आम बात है। कोई किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ पे ह्यूमन राइट का वॉयलेशन होता है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें तो अगर किसी कंट्री के लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, वो लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते थी कंट्री के सामने, अपनी गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो जाएगा अगर हम उनको वो बंद कर देंगे। सोशल इकोनॉमिकल राइट्स हम बोलते हैं कि उनको राइट टू प्रोफेशन है, वो अपना काम कर सकते हैं, अच्छे से जिंदगी बिता सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और इथनिक माइनॉरिटीज, इंडिजिनस माइनॉरिटी, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनके भी राइट्स होंगे, जैसे इंडिया में ST SC के राइट्स हैं, ठीक है। और जो पांचवा है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, ये है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ से बांग्लादेश में हालत बहुत खराब है, तो यहाँ से लोग क्या करके निकल के इंडिया में आने लगते हैं। आज के डेटा की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में है बांग्लादेशी, जो इलीगली माइग्रेट करके, ठीक है। रिफ्यूजी क्या मतलब क्या होता है कि देखो, बांग्लादेश में कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत ज्यादा खतरा है वहां के लोगों को, तो वो एज अ रिफ्यूजी आएंगे हमारी कंट्री में, तो हम रिफ्यूजी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है कि वो टेम्पररी हमारे यहाँ आए हैं, जब उनका कंडीशन सही हो जाएगी तो वो लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी कंट्री रिफ्यूजी को वो नहीं करता, मना नहीं करता। अगर आप एज अ रिफ्यूजी आ रहे हैं तो आप आइए, बिल्कुल आपका स्वागत है, ठीक है। बट दिक्कत तब आती है जब एज अ लोग माइग्रेंट बन के आते हैं, परमानेंटली यहाँ पे आकर सेटल हो जाएंगे, यहाँ के रिसोर्सेज को खत्म करेंगे, ठीक है। हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसपे हमारे देश के लोगों का हक है, जो रिसोर्सेज पे, वहाँ के लोग आके हमारे रिसोर्सेज को खाते हैं, ठीक है। इससे दिक्कत होती है, ठीक है। स्टेट आर जनरली सपोर्टेड टू एक्सेप्ट रिफ्यूजी बट नॉट एक्सेप्ट माइग्रेंट्स, ठीक है। तो वही मैंने बताया, ठीक है। तो ये सारी हमने बात कर ली है, ठीक है, जिसमें टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हमने बात की, माइग्रेशन की बात की हमने, ग्लोबल पॉवर्टी एंड हेल्थ एपिडेमिक की हमने बात कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। इसमें बहुत छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है। देखो, इंडिया बहुत एक ब्रॉडर नोशन का सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लेके चलता है। कभी भी हमारा जो सिक्योरिटी है, कभी भी एक चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहता। हमारे पास हमेशा प्लान B, C, D सारे रेडी रहते हैं, ठीक है। हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखो, इंडिया हमें स्टार्टिंग से, जब हमारे पास 1947-48 का वॉर हो गया, स्टार्टिंग में ही जब हम इंडिपेंडेंस हुए तभी वॉर हो गई थी, ठीक है। एंड इसी में पाकिस्तान ने हमारा जो POK है ऑक्यूपाई कर लिया था इसी टाइम पे, ठीक है। फिर 1962 में वॉर होती है, 65 में, 71 में, 99 में, ठीक है। अब देखो, इसकी वजह से क्या है, इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंडिया है, आप देखोगे कि ईस्ट में भी एंड वेस्ट में भी दोनों तरफ न्यूक्लियर कंट्री हैं, चाइना एक तरफ एंड पाकिस्तान दूसरी तरफ।
तो जो न्यूक्लियर कंट्री ना होने की वजह से इंडिया को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने सिक्योरिटी पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको और स्ट्रांग बनाना। दूसरा तरीका ये होता है कि हम हमेशा अपनी जो कंट्री है उसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा दिखाएं, ठीक है, कि हम सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं, जो रूल्स हैं, उनको हम मानते हैं, ठीक है। हम हमेशा सपोर्ट करते हैं ऐसी कंट्रीज का जो कि लड़ रही हैं अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, डीकोलोनाइजेशन के लिए, ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको हम पीसफुली सेटल कर सके, ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं कि नए इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं। हम यूएन में हमने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा कि हम वहाँ पे यूएन की स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि हम अपने मिलिट्री को वो करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। एंड दूसरी हम बात करते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल रूल्स हैं उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम सबकी बात एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, ठीक है। एंड तीसरा क्या है, जो हमारे इंटरनल थ्रेट है, ठीक है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है हमारे इंटरनली, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में, कश्मीर में। पंजाब में कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा खालिस्तान मूवमेंट एक्टिव था, कश्मीर में बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैल गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इस सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा अपने नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करते हैं, नेशनल यूनिटी को बनाए रखने की कोशिश करते हैं बाय अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, यानी वहाँ के लोगों की भी आवाज़, वहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो हमारी गवर्नमेंट सुनती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम चौथा क्या देखते हैं, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। अगर आपकी कंट्री की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या ज़्यादा ज़्यादा अपनी मिलिट्री पे स्ट्रेंथन कर पाओगे, ठीक है, अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी उसको ख़त्म कर पाओगे, ठीक है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपनी इकॉनमी को और अच्छा कर पाएँ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो लोग अभी भी पॉवर्टी में हैं उनको हम निकाल पाएँ, ठीक है। जो लोग हैं, जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, उनके भी आवाज़ को हम क्या करें, ले जा पाएँ, ठीक है। और ये हमेशा देखते हैं हम कंट्री में कि हमेशा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे, ताकि उन लोगों के ऊपर हमेशा प्रेशर रहे हमारे लोगों का, ठीक है। अगर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी, ठीक है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, कि हम कैसे अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें होगी हमारी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है, ये हमने सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। तो अब आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ख़त्म हो गया ये हमारा। एंड इसके बाद एक चैप्टर बचा हुआ है बस, एक ग्लोबलाइजेशन, उसको ख़त्म करके तुरंत हम अपना सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम है। एंड चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद, साइनिंग ऑफ।